वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रीमिंग, बोरिंग, ब्रॉचिंग, ये सब जो प्रोसेस है इसमें बीच डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलरिटी है, ये सारी चीज़ों को इस कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के थ्रू नहीं, मैं कहूँगा प्लेलिस्ट के थ्रू आप मज़ा उठाएं ताकि पूरे के पूरे कोर्स को आप लें। ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और ऐसे भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ये वाइवा में, चाहे कॉलेज का वाइवा हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का, या फिर यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी कंपनी में, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ों का परिभाषा, इसके बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। मुझसे तो कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था और इसके अलावा मेरे सीनियर से इंटरव्यू वगैरह में कई बार ये सब चीज़ें पूछी गई थी। बाकी आप लोग मुझे तो पहचानते ही होंगे, मैं हूं नंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे दो कोर्सेज और कंटिन्यू है, एक थर्मोडायनेमिक्स का और दूसरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड एमबीए के लिए बच्चों के लिए, या फिर जो आप लोग भी हैं इंजीनियरिंग में भी आपको मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से में भी आपको कंपनियां में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका भी कोर्स बन रहा है। पर दिक्कत बच्चों के साथ ये आती है कि एक साथ अगर बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं तो उनको देखने में बहुत टाइम लगा देते हैं बच्चे। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि एक बार 2-3 वीडियो ऐड कर देता हूँ, फिर कुछ दिन के लिए वेट करता हूँ, फिर 2-3 वीडियो ऐड करता हूँ। उसके दौरान मैं दूसरे कोर्स से क्या होता है, ये भी देखने को मिला है कि बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही तरह के कोर्सेज को देखते हुए, यानी कि एक ही टॉपिक पे वीडियो देखते हुए। तो उसको भी थोड़ा सा वैरायटी लाने के लिए, ताकि वो 2-3 लेक्चर्स, 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें। ठीक है, ऐसे तो सारे वीडियो बने हुए हैं मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे, लेकिन जो वीडियो आ रहा है वो भी थोड़ा सा वैरायटी के साथ आए, इसलिए मैंने आपको लगे हाथ ये कोर्स भी शुरू किया है जिसमें रीमिंग, बोरिंग, ब्रॉचिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रीमिंग के बारे में। ठीक है, ये जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे बहुत सारे आपके टूल्स हैं जो कि रीमिंग टूल्स हैं, और इसको देख के आप समझ सकते हो कि क्या ऑपरेशन करता होगा। ठीक है, जैसे रीमिंग क्या क्या करता है भाई, तो सबसे पहले रीमिंग जो है वो रिमूव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ होल्स। अगर कोई होल है जिसको ड्रिलिंग से आपने होल किया है तो उस होल से बहुत ही कम मात्रा में वो जो मटेरियल है उसको रिमूव करता है। ठीक है, जैसे इसको आप देख के लग ही रहा होगा कि बस फिनिशिंग वगैरह के प्रोसेस के लिए काम आता है, ड्रिलिंग तो कर नहीं सकता, कटिंग एज तो बहुत ज़्यादा शार्प आपको दिख नहीं रहे होंगे कहीं पे। ठीक है, तो ये जो आपको समझ में आ गया होगा कि रीमिंग जो है वो मटेरियल तो रिमूव करता है, पर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करता है, और वो भी होल के से मटेरियल को रिमूव करता है। यानी कि रीमिंग ऑपरेशन तब होगा जब ड्रिलिंग ऑपरेशन हो चुका होगा, होल बन चुके होंगे। ठीक है, इट इज डन फॉर 2 पर्पसेस। ये 2 रीजनों से किया जाता है, 2 कारणों से किया जाता है, 2 फायदा के लिए हम करते हैं, 2 प्रोसेस के लिए करते हैं। क्या है पर्पस हमारा? पहला पर्पस है टू ब्रिंग होल टू अ मोर एग्जैक्ट साइज। एक एग्जैक्ट साइज जो हम लोगों का साइज है, हमने मान रखा है कि भैया एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर डायमीटर का बनाना है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। 5 mm डायमीटर का मान लेते हैं हमें बनाना है। ठीक है, और हमने इसको बनाया है होल, लेकिन हमको क्या करना है कि थोड़ा सा पहले क्या करते हैं ना कि नहीं 4.9 तक ही बनाते हैं। 4.9 mm का हमने बना लिया, और उसके बाद जो डायमीटर बढ़ाना होता है ना उसको रीमर के थ्रू बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि जैसे कि अगर ड्रिलिंग तुम 5 का कर रहे होते हो तो इनएक्यूरेसी का, वाइब्रेशन का, मशीन वगैरह में वो 5 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो सकता है। तो हमने क्या किया, 4.9 का हमने होल बना रखा है और उसको धीरे धीरे हमने रीमर से बड़ा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। अरे जैसे तुमको कटिंग करना होता है, देखो क्या होता है कि भाई चलो आप एक पेपर में डिजाइनिंग वैसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इस लाइन पे आप कटिंग करना चाहते हो कैंची से, तो आप क्या करते हो, पहले ऐसे ऐसे रफली काट लेते हो ऐसे ऐसे बाहर ऑर्डर पे। उसके बाद आप इसको काटना शुरू करते हो बारीकी से। करते हो कि नहीं करते हो? यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हमने रफली रिमूव कर लिया, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन से। उसके बाद रीमर के थ्रू हल्का हल्का उसको हम प्रिसाइजली काट के उसका साइज को एक्यूरेट तक पहुंचाएंगे कि ज़्यादा गड़बड़ से ज़्यादा ना कट जाए। देखो आपका कागज है, ठीक है, वो कट गया तो कोई ज़्यादा क्या होगा, एक दिन तो रोगे बस, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा बढ़िया चीज़ पेंटिंग या बहुत बड़ा आर्टिकल तुम्हारा कट गया, को क्या दिक्कत है, फोटोकॉपी करा लोगे, टेप साट लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे। लेकिन हम मटेरियल की बातें हैं, एक बार ज़्यादा अगर होल करना 5 का हो गया 6 का तो गया पूरा का पूरा मस्त चीज़। ठीक है, और सोच लो कि बहुत बड़ा अगर हम डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा डिवाइस बना रहे हैं, इसमें मात्र एक होल करना है हमको यहाँ पे, और वो करना है 5 mm का, और वहाँ पे तुमने 6 mm कर दिया तो पूरा का पूरा इतना मटेरियल बर्बाद हो गया।
ये बर्बाद हो कर दिया ना इतना बड़े मटेरियल को। तो इसीलिए हमको बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। जाहिर सी बात है ड्रिलिंग एक छोटा सा मटेरियल थोड़ा ना करना होगा। ड्रिलिंग जब भी करना होगा तो एक बहुत बड़ा स्पेसिमन होगा, बहुत बड़ा जॉब होगा आपका, जिससे बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे होंगे, उसमें एक ड्रिलिंग ऑपरेशन भी होगा, जिसको अगर आपने गलत से कर दिया तो पूरा मटेरियल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, एक भी होल तुमने गड़बड़ कर दिया तो वहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि रीमर के थ्रू हम साइज को एक्सटेंड करें, बड़ा करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमको जो मोर एग्जैक्ट साइज तक हमको पहुंचना है, ठीक है, उसके लिए हम रीमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और रीमिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकेंड क्या पर्पस है भाई, टू इम्प्रूव द फिनिश ऑफ एन एक्सिस्टिंग होल। जो पहले से कोई होल हो रखा है तो उसके हम फिनिशिंग करना है, उसको हमको चिकनापन लाना है कि हम उसमें उंगली डाल रहे हैं तो रूखापन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीमर से उसको हम चिकना कर लेंगे। यानी कि ये फिनिशिंग टूल है, फिनिशिंग करने के लिए, चिकनापन देने के लिए, स्मूथ होल करने के लिए, ठीक है, सरफेस फिनिशिंग को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रीमर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है multi-edge cutting tools that has many flutes which may be straight or in a helix are used। कह रहा इसमें जो रीमर्स होते हैं उसमें किस प्रकार से कटिंग यूज होता है, तो मल्टी एज होता है। ठीक है, मल्टी एज कटिंग टूल होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपने पढ़ा होगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल पढ़ा होगा। तो रीमर में जो कटिंग टूल होता है वो मल्टी एज कटिंग टूल होता है। ठीक है, यानी कई बार भाई जब भी तुम ये समझ लो, जब भी सरफेस फिनिशिंग की बात आए ना तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ही इस्तेमाल होगा। एक बार काट के कभी भी आप शेप साइज को मेंटेन नहीं कर सकते और फिनिशिंग ढंग से नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे समझो आप सेविंग करते हो तो आप सेविंग आता है, आप प्रचार आता है ना जिलेट वाला, कहता है कि डबल एज वाले से सेविंग कीजिए। डबल एज रहता है, एक बार काटेगा फिर दोबारा उसको सेव करेगा बढ़िया से, जो बच गया उसको भी काट देगा ना, बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब मल्टी पॉइंट कटिंग एज रहता तो एक को काट के गया, फिर दूसरा का आके काटेगा, फिर तीसरा का आके काटेगा, तो उसको भाई बच बुच भी गया है, उसको बढ़िया से काट के मिला के एकदम चिकना कर देगा, चकाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मल्टी एज कटिंग टूल्स। ठीक है, दैट हैज मेनी फ्लूट्स, जिसमें कई फ्लूट्स होते हैं। फ्लूट्स तो आप जानवे करते हो, अपने कटिंग टूल में पढ़ा होगा, ड्रिलिंग का मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं आपने देखा तो सबसे पहले ड्रिलिंग जाके देख लीजिए, उसके बाद ही रीमिंग में आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, करा विच मे बी स्ट्रेट और इन अ हेलिक्स आर यूज। जाहिर सी बात वो हेलिक्स के रूप में भी रह सकता है, स्ट्रेट भी रहता है। अगर आपने को देखा होगा, अभी मैंने दिखाया था आपको ढेर सारे। ठीक है, तो हेलिक्स के फॉर्म में भी आपको दिख रहा होगा कहीं और कहीं आपको। ठीक है, आपको ये लीनियर भी आपको कटिंग एजेज आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, नो स्पेशल मशीन्स आर बिल्ट फॉर रीमिंग। रीमिंग करने के लिए आपको स्पेशल मशीन्स नहीं होते हैं। अगर आप देखते होगे फुटपाथ पे भी, तो रीमिंग से आपको होल्स को बड़ा करता हुआ आपको दिखता होगा, जो हाथ से कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास तो है ये शॉप, तो मैं तो देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होल रहता है, पीटर उटर, तुम गाँव के बच्चे हो अगर कभी गए होगे बनवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करता है वो लोग कि एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसको बार बार इस पर पटक के यहाँ पे कटिंग रहता है, इसमें आपको वो फंसा लेता है, इसको वो घुमाता रहता है ऐसे और घुमा इसका पटकता रहता है, ताकि ये होल को वो एक पर्टिकुलर साइज दे सके, एक पर्टिकुलर शेप दे सके। ठीक है, वो उसको जिस शेप में है उसी शेप में ला सके, वो ढीला ढाला कर सके, कोई जम गया तो उसको साफ करके एकदम बढ़िया सा स्मूथ चिकना सरफेस दे सके। ठीक है, तो ये काम में आता है। तो जनरली ये इंसान क्या करता है, अपने हाथों से कर लेता है, और कोई स्पेशल मशीन की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसको यूज करने के लिए। ठीक है, द सेम मशीन दैट वाज एम्प्लॉयड फॉर ड्रिलिंग। और अगर आप चाहते हो कि भाई, मैंने बताया था कि हाथों से भी लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर ड्रिलिंग मशीन अगर आपके पास है तो जाहिर सी बात है उसी ड्रिलिंग मशीन की सहायता से आप रीमर को भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिलिंग द होल कैन बी यूज फॉर द रीमिंग बाय चेंजिंग द कटिंग टूल। बस कटिंग टूल आप चेंज कर दीजिए, आप कटिंग टूल को बदल दीजिए। पहले ड्रिलर लगा हुआ था, अब आप रीमर लगा दीजिए। ठीक है, रीमिंग ऑपरेशन होने लगेगा, तो वही आपका मशीन होगा कोई अलग से। जैसे कि आपको लेथ का ऑपरेशन करना, कटिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए लेथ मशीन अलग मशीन चाहिए, ड्रिलिंग करना ड्रिलिंग मशीन चाहिए, अलग मशीन चाहिए। ठीक है, मिलिंग करना मिलिंग मशीन चाहिए, बड़े मशीन चाहिए, बड़े ऑपरेशन चाहिए, इसको बड़ा बेस चाहिए होता है, बहुत महंगा आता है, फिर उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह लगता है। लेकिन यहाँ पर ड्रिलिंग और रीमिंग ऑपरेशन आपका सेम मशीन पर डिट्टो एक ही चीज़ है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें दोनों नहीं है। अगला है, ओनली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी लेफ्ट फॉर रिमूवल बाय रीमिंग। रीमिंग ऑपरेशन से हम बहुत ही थोड़ा करके काटते हैं, तो ओनली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी लेफ्ट फॉर अ रीमर बाय रीमिंग।
रीमिंग ऑपरेशन से हम एक बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ मटेरियल को, जो कि उसके लिए फिक्स होगा, एक रीमर आपने लिया है तो उसका जितना कटिंग है उतने नहीं काट पाओगे एक बार में, तो बहुत एक फिक्स मिनिमम अमाउंट हम काट सकते हैं उसके द्वारा, उससे ज़्यादा हम एक बार में नहीं काट सकते। जनरली ये कटिंग के लिए काम नहीं आता, ये फिनिशिंग के लिए काम आता है। ठीक है, पहले से आप ड्रिलिंग मशीन से काट दीजिए, उसके बाद आपको चिकना करना है उसको। ठीक है, एस्नो पाउडर लगा के जो चिकना करते हो ना, उसी प्रकार से इसको भी चिकना करना है, तो इसको रीमर लगा के आप चिकना पॉलिश कर दोगे। ठीक है, लिटिल जैसे कि कितना हो सकता है, ठीक है, कि रीमर से हम कितना काट सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बस 0.1 mm इज डिजायरेबल। ठीक है, एज लिटिल, इससे भी छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसके अराउंड ही काट सकते हैं। ठीक है, रीमर से एक बार में 0.1 mm का। एंड इन नो केस शुड द अमाउंट एक्सीड 0.4 mm। ठीक है, और 0.4 mm से ज़्यादा मटेरियल काटना है तो रीमर का आप इस्तेमाल ना करें, रीमर खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अभी फालतू में पैसा जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं, नुकसान अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रीमर जब इस्तेमाल होता है, ये सब देखो, यही सब आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बहुत सारे जो ये सब PSU के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, ESE वगैरह के एग्जाम में कम आता है ये सब, लेकिन ये सब भी आता है। प्रोडक्शन का कभी ज़्यादा देता है क्वेश्चन, कभी कम दे देता है। पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, अब ये सब चीज़ों से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, तो आप लोगों को टीचर पढ़ाते भी नहीं होंगे, पर ये हो सकता है इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, एकदम जनरल चीज़ है। रीमिंग क्या होता है आपने भी कॉलेज में फेस किया होगा कि कई बार अपने टीचर ने वाइवा वगैरह में पूछा होगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अगला है अ प्रॉपरली रिम्ड होल will be within 0.025 mm of correct size and have a fine finish। अगर रीमिंग ऑपरेशन आपके होल पे बढ़िया से किया गया है तो वहाँ पे फिनिशिंग आप किस लेवल तक ला सकते हो, तो आपके रीमर जो अभी अवेलेबल है वो 0.025 mm तक का आपको एक्यूरेसी दे सकता है। इतना लेवल तक आपका सही मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, बस इतने का एरर हो सकता है, जो कि बहुत ही कम का एरर है, 0.025 mm भी तुम देख नहीं पाते हो ढंग से। अरे mm भी स्केल पर देखो, जो आपका स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा जाता है, जब जाके 1 mm आता है। वो 1 mm से छोटा कोई क्वांटिटी रहता तो आपको दिखता नहीं। और यहाँ पे देखो 1 mm से भी और भी छोटी क्वांटिटी, छोटी नहीं, 10वां नहीं, और भी आगे भी छोटा कर रहा है उसको। ठीक है, तो 10वां भाग तो कम से कम है उसको, जो छोटा कर रहा है उसको। ठीक है, तो इतना छोटा लेवल तक हम उसको फिनिशिंग दे सकते हैं, तो कोई एरर ही नहीं है लगभग। ठीक है, आप खुली आंखें तो देख नहीं सकते और हाथ से भी छुओगे तो इसको महसूस नहीं कर पाओगे आप, तो कोई रूखापन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हाथ से भी छू के देख लो। और यही होता है कि जो इंडस्ट्री वगैरह से जो मटेरियल्स आते हैं या फिर होल किया हुआ आता है, जैसे एक दुकान पर जाके कराओ तुम होल। ठीक है, दुकान पे मतलब कोई भी शॉप पे जो लेथ मशीन वगैरह का शॉप है, वहाँ पे जाओ, ड्रिल मशीन जहाँ है किसी लोहार के पास ले जाओ और उसको वहाँ होल करवाओ, तो वहाँ पे आप अंगुली डालोगे तो वहाँ पे रूखापन नजर आएगा, वो लगेगा कि यार अंगुली कट जाएगा ज़्यादा जोर से हम खींचेंगे तो। ठीक है, लेकिन यही होल करके अगर किसी कंपनी से मिलता है तो वहाँ देखते हो, वहाँ पे अंगुली लगाते हो तो तब वो सॉफ्टनेस है, यहाँ पे कटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो कंपनी क्या होता है, पैसा ज़्यादा लेता है तो प्रोडक्ट की फिनिशिंग ज़्यादा लेता है। अब रोड पर जाके करवाओगे तो ज़्यादा पैसा मांगे तो दोगे नहीं तुम उसको। ठीक है, तो उसके पास रफली करता है वो, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन होता है, धड़ से ड्रिल कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही है आपका रीमर। ठीक है, रीमर ऑपरेशन देखिए, ये है आपका रीमर। देखिए इसमें प्लेन प्लेन, ये कटिंग टूल, ये कटिंग एज है इसका। ठीक है, जो पैरल है। ठीक है, ये आपका टूल का रोटेशन है, जो आप ड्रिलिंग मशीन के थ्रू इसको रोटेशन दोगे, यही रीमर कहलाता है आपका। ठीक है, ये आपका वर्क पीस है जो नीचे लिया हुआ है। ठीक है, यह आपका वर्क पीस, और ये फीड डायरेक्शन दोगे। ठीक है, ये घूमता रहेगा और नीचे की तरफ तुम पुश करते रहोगे ड्रिलिंग मशीन से, ताकि ये अंदर घसता जाए। धंसता क्या जाएगा, पहले से ही होल है इसमें, देखो नीचे होल है पहले से ही, तो होल तो पहले से ही है। ठीक है, बस हमको उसमें उसको अंदर बाहर कर लेना है, ताकि क्या हो जाए कि भाई जो भी एजेज हो, शार्प एज है वो कट जाए। ठीक है, शार्प एजेज कट जाए और स्मूथनेस आ जाए। ठीक है, बहुत ही चिकनापन आ जाए, पॉलिश सरफेस लगे, इसके लिए हम रीमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए रीमर्स को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, और मैं ढेर सारे 10-10 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आप वीडियो ढूंढते रह जाओ। अरे वीडियो आपके हाथ में चला गया, एक बार देख लिए तो पूरा उसको बजाते समय लेके देखिए आराम से, इज्जत के साथ। ठीक है, और मूवी नहीं चल रहा है कि आप घूमते फिरते देख रहे हैं, वो भी देख सकते हो। अगर पढ़ा हो, आप हर चीज़ जानते हो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख सकते हो, वरना आप कॉपी किताब लेके बढ़िया से बैठिए और उसके बाद उसको चलाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में बढ़िया से सेव करके रख लीजिए वीडियो को, जब भी समय मिले बढ़िया से स्थिर से बैठ के पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिए। वीडियो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, 1 घंटा का वीडियो हो सकता है ये। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, तो ये आपके पास है एक रीमर का एक, ठीक है, एक रीमर है आपके पास। ठीक है, सिंपल रीमर,
ठीक है, बहुत तरीके होते हैं पर मैं एक लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रीमर है आपका, उसमें किस बॉडी को हम क्या कहते हैं वो हमको समझना है। ठीक है, तो एक तो पहले पूरा का पूरा अगर रीमर लेते हैं तो वो उसका ओवरऑल लेंथ कहलाता है। ठीक है, पूरा अगर रीमर की बात करें जहाँ से शुरू हो जहाँ से अंत तक आपको दिखे उस सबको क्या कहते हैं भाई, तो उसका ओवरऑल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ओकरा में होता है कुछ फ्लूट लेंथ, ठीक है, और कुछ सैंक लेंथ। फ्लूट लेंथ जिसमें आपको कटिंग करना है, ठीक है, यही आपको काट के देगा, कटिंग एज उसी में रहेगा आपका। ठीक है, उसी से आपका कटना है। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं तो फ्लूट लेंथ। और दूसरा होता है सैंक लेंथ, जिसको पकड़ के जाता है, ड्रिल बिट जो होता है वो इसी को होल्ड करके रखता है, सैंक पार्ट को ही होल्ड करके रखता है, इसको पकड़ के रखता है और ये अंदर जाएगा मटेरियल में जो उसको कटिंग करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए अगर आपसे कोई रीमर डायमीटर मेजर करने के लिए कहता तो आप इसका डायमीटर मेजर करते हो, ना कि सैंक वाला पार्ट का। ठीक है, रीमर ये ना है, ये ना होल्ड करेगा, तो इसका आप डायमीटर मेजर करते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, रीमर डायमीटर आप किसको कहोगे, यहाँ से रीमर डायमीटर नापोगे। ठीक है, यही इसका बॉडी कहलाता है। ठीक है, यहीं पे आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये हेलिकल फ्लूट दिख रहा है। हेलिकल मतलब तिरछा तिरछा फ्लूट इसमें बना हुआ है, कटिंग एज जो बना हुआ है तिरछा तिरछा बना हुआ है, हेली के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम हेलिकल फ्लूट्स कहते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी अगर हम चलें उसके ये इस पार्ट पे, सैंक वाले पार्ट पे, तो सैंक पार्ट में भी आधा पार्ट तो उसका स्ट्रेट होता है, फिर आगे जाके हेलिक्स के फॉर्म में वो थोड़ा सा टेपर हो जाता है। सॉरी, हेलिक्स नहीं, हेलिक्स तो यहाँ पे है, यहाँ जो कटिंग एज है वो हेलिक्स के फॉर्म में है, जिसमें हेलिक्स एंगल भी आएगा। जाहिर सी बात है हेलिक्स के फॉर्म में रहता है तो हेलिक्स एंगल आता है, जो कि आप लोग को मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आपको ड्रिलिंग वाले चैप्टर में। तो ड्रिलिंग में आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं आप लोग जानते हैं उसको तो। ठीक है, लेकिन अगर ये जो पार्ट होता है इसमें कुछ स्ट्रेट पार्ट होता है, कुछ टेपर पार्ट क्यों होता है, ताकि ड्रिल बिट की तरह उसको बढ़िया से जो ड्रिलिंग मशीन का ड्रिल बिट है उसको बढ़िया से हैंडल कर सके, उसको फिट हो जाए, उसमें अटक जाए। ठीक है, बढ़िया से उसको पकड़ ले तभी ना घूमेगा, तो उसको घूमने ना देगा। ठीक है, तो इसके कारण उसका थोड़ा सा भाग क्या होता है, टेपर होता है। ठीक है, यही सैंक ही पार्ट है, जो यही वाला पार्ट है उसी में थोड़ा सा देखो ऊपर वाले में टेपर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा टेपर होता है। ठीक है, और ये जो इस रीमर की मैं बात कर रहा हूं, ये जो रीमर है ये हैंड रीमर पायलट है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं हैंड रीमर गाइड, इसके बारे में देखेंगे। अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको देखो, इसमें जो पूरी लंबाई रीमर का होता है उसको तो हम ओवरऑल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे कटिंग एज बना होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है स्ट्रेट कटिंग एज बना हुआ, स्ट्रेट, इसमें हेलिक बना हुआ था ऐसे से। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट फ्लूट, जहाँ पे कटिंग एज बना होता है उसको हम फ्लूट कहते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट बना हो इसलिए इसको स्ट्रेट फ्लूट कह रहे हैं। ठीक है, और इसी जहाँ कटिंग एज होता है उसी के पर हम डायमीटर मापते हैं। ठीक है, यानी कितना बड़ा होल में ये जा सकता है, ठीक है, कितना बड़ा होल को कर सकता है, ये आपका रीमर डायमीटर बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग टेपर, यहाँ से टेपर थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टेपर रहता है, इस प्रकार के जो दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत टेपर रहता है, जिसमें बीच में नेक दे के आपको आगे का पायलट रखा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बचा के रखा जाता है, जिस प्रकार का इधर एज रहता है उसी प्रकार का इधर रहता है। ठीक है, ये आपका कटिंग एज है और ये आपका पायलट वाला है। ठीक है, और पूरा एक एक्सिस पे ये पूरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्लूट लेंथ यहीं से यहाँ तक का है, फ्लूट यहीं से यहीं तक है, यहीं पे यहीं की कटिंग एज है। ठीक है, और ये वाला जो है वो सैंक लेंथ है, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सैंक लेंथ के बारे में, वह सैंक लेंथ यहाँ भी है। इसी को हम गाइड भी कहते हैं, जो स्क्वायर सैंक होता है, जिसको हैंडल करने के लिए आपको जो ड्रिल मशीन है उसमें ये फिट हो जाए उसके लिए बना रहता है, ग्रिप बना रहता है, जिससे वो बहुत अच्छे से उसमें जाके अटक जाए ताकि वो घूमे नहीं। ठीक है, रोटेट करना है, इसको ड्रिल करना है तो जाहिर सी बात है फंस जाएगा, वो घूमने लगेगा तो फिर मज़ा तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये आपने पूरा समझ लिया होगा कि ड्रिल बिट किस प्रकार से होता है। ठीक है, रीमर टूल्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और क्या क्या उसमें जो उसका स्पेसिफिकेशन है और जो उसका नोमेनक्लेचर है कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले रीमर फ्लूट्स के बारे में पढ़ देंगे। ठीक है, जहाँ पर उसका कटिंग एज था उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो उसका एक पार्ट है रीमर का उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है भाई, तो रीमर फ्लूट्स और आइदर स्ट्रेट भी हो सकता है और हेलिकल भी हो सकता है, दोनों मैंने आपको दिखाई दिया है। नेक्स्ट, द हेलिकल फ्लूट्स
प्रमोट स्मूथर कटिंग। जो हेलिकल रहेगा वो क्या देगा भाई, तो स्मूथर कटिंग देगा, आराम से कटिंग होगा। एंड शुड बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर होल्स, और जो होल्स बनाने के लिए, होल्स का शार्प करने के लिए, होल्स का स्मूथ सरफेस फिनिशिंग देने के लिए आपका इसका इस्तेमाल हम करते हैं, या होल्स का डायमीटर इंक्रीज करने के लिए हम हेलिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे होल किसको बनाने में इस्तेमाल में आता है, जिस होल जो होल कंटिन्यूअस ना हो, ठीक है, उसमें जनरली आपका हेलिकल फ्लूइड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। सच एज कैसा भाई, जैसे आपको कीवे बनाना है, ठीक है, सच एज दोज विथ कीवे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ होल, ठीक है, जिसका कीवे जैसे कि हो, क्या कैसे हो भाई, तो वो कीवे जो हो वो एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, की जो आपका जो होल बनाना है उसमें अगर की यहाँ पे कीवे बनाना रहता है वो एक्सिस के पैरेलल अगर रहे, ठीक है, बीच में ऐसा स्लॉट रहे, नहीं रहता होल के अंदर बीच में ऐसा स्लॉट बना हुआ, तो इसको अगर करना है तो आप हेलिकल का इस्तेमाल कीजिए। पैरेलल का इस्तेमाल करोगे मज़ा नहीं देगा ये, ठीक है, फंसेगा, इसका जो इसका कॉर्नर होगा यहाँ पे 3D में तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो वहाँ पर वो फंसेगा, ठीक है। तो जनरली इसका हेलिकल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं भाई, तो ये जो ना कॉन्टिन्यूस ना हो, पूरा बीच में कीवे वगैरह हो, ठीक है, और कीवे भी किस प्रकार का हो भाई, तो कीवे का भी जो एक्सेस है मैंने दिखाया भी, कीवे आपको कि इस प्रकार से बनाया, ठीक है, कीवे आपको इस प्रकार से ही बन सकता था कि ये जो कीवे मैंने इस प्रकार से बनाया, मतलब क्या हो गया, इसका जो लेंथ है वो आपके फोन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, ठीक है, तो वो कीवे, और ये मैंने कीवे बनाया, ठीक है, कि ये पूरा ऐसा चाहता है लेकिन इसका एक्सेस और इसका एक्सेस सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कीवे रहेगा तब जाके आपको ये आप पैरेलल वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हेलिकल वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हेलिकल वाला कब मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है द कटिंग एक्शंस ऑफ द हेलिकल फ्लूइड्स इज स्मूथर, ठीक है, हेलिकल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ कटिंग बड़ा आराम से होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। एंड हेल्प इज प्रिवेंटिंग चैटर, और चैटर भी उत्पन्न नहीं हो, चैटर जानवे कर तो कट करता है, ठीक है, जो वाइब्रेशन का चैटर उत्पन्न होता है तो वो चैटर भी उत्पन्न नहीं हुआ, कंटिन्यूसली चल रहा है ना वो, तो चैटर भी उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन कंटिन्यूस वाला ये स्ट्रेट वाला चैटर उत्पन्न करता है, ठीक है, ये एक कटा फिर दूसरा का आया, तो इस प्रकार से घूम रहा है ना वो, पैरेलल है, इसमें तो मैं डायग्राम में दिखा भी नहीं सकता आपको 3D में, तो यहाँ आपको कटिंग एज हर जगह है और ये घूम रहा है, ठीक है, तो ये काटेगा, कहीं ये फंसा तो ये काटा किसी को, ठीक है, तो इस प्रकार से चैटर आपको ये उत्पन्न करेगा, पर हेलिकल वाला चैटर बहुत कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कटिंग एक्शन ऑफ द हेलिकल फ्लूइड स्मूथर एंड हेल्प टू प्रिवेंट द चैटर, ये बात हो चुका है। द रिमर्स आर टर्म्ड एज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है। रिमर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप हेलिक्स काटते हो या फिर करते हो कि भाई किसी पे अगर आप बचपन से पढ़े होगे राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल वाला, तो स्क्रू में तुमने जानते हो कि दो प्रकार का स्क्रू होता है, राइट हैंड स्क्रू होता है, लेफ्ट हैंड स्क्रू होता है, यानी कटिंग जो है वो राइट हैंड हो सकता है या लेफ्ट हैंड हो सकता है, ये सब जानते होगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हेलिक्स कटा हुआ है, तो दो प्रकार के हो सकते हैं, तो रिमर टर्न एज हेल्ड लेफ्ट और राइट हैंड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच दे आर मूव्ड, ठीक है। अब किस बेसिस पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोलेंगे भाई, तो किस डायरेक्शन वो काट रहा है, किस डायरेक्शन वो उसका कटिंग टूल आगे बढ़ रहा है, उसी की बेसिस पे हम उसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोलेंगे, ठीक है। लुकिंग फ्रॉम द सैंक टू द कटिंग पोर्शन, सैंक से आप कटिंग पोर्शन तक बढ़ो और देखो कि कटिंग एज किस तरफ मूव कर रहा है, आपका लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है या राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, देखो दोनों तरह से, ठीक है। ऐसे तो ये ऐसे इस पे रहता है, ठीक है, हेलिक्स, ठीक है। तो आपको किधर बढ़ना, देखो आपको किधर से किधर बढ़ना है, किधर से किधर मूव करना है आप लोगों को भाई, तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच द मूव, लुकिंग फ्रॉम द सैंक से कटिंग पोर्शन, जैसे ऊपर सैंक होता है और कटिंग पोर्शन नीचे रहता है, तो ऊपर से नीचे से ऊपर घूमेगा तो उल्टा डायरेक्शन मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको जो सैंक है उससे आप नीचे की ओर बढ़ो, कटिंग एज की तरफ बढ़ो, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, उसी हैंड को कहेंगे राइट हैंड रहेगा की तरफ। जैसे ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखो इधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट हैंड हो ये, ठीक है। अगर इधर से मूव कर रहा होता तो राइट हैंड होता, ठीक है, लेकिन ऊपर से देखना मूव करता है और नीचे से तो जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस केस से हम उसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्या रहा है, द राइट हैंड रिमर विथ राइट हैंड हेलिक्स इज यूज्ड फॉर द रटिंग कट्स सिंस द टूल्स टेंड्स टू गो
into the workpiece more efficiently and thereby promote the material removal। ठीक है, तो कहाँ लेफ्ट हैंड वाला इस्तेमाल करेंगे, कहाँ राइट हैंड वाला इस्तेमाल करेंगे, अच्छे समझ में आ गया? नहीं आया तो ये देख लो राइट हैंड वाला, राइट हैंड रिमर विथ लेफ्ट हैंड फ्लूट्स। राइट हैंड रिमर है जिसमें फ्लूट कैसा है, तो लेफ्ट हैंड फ्लूट है, इज यूज फॉर द फिनिशिंग कट। तो जनरली ये जो राइट हैंड रिमर होता है जिसमें आपका फ्लूट होता है, लेफ्ट हैंड फ्लूट होता है, वो जनरली फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मटेरियल कटिंग के लिए क्या होता है भाई, तो राइट हैंड इस्तेमाल। जो राइट हैंड ही रिमर होना चाहिए, पर उसमें हेलिक्स कैसा होना चाहिए, तो राइट हैंड हेलिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड हेलिक्स होना चाहिए और राइट हैंड रिमर भी होना चाहिए। तो ऐसे रिमर जो इस्तेमाल होते हैं वो कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर राइट हैंड रिमर हो पर लेफ्ट हैंड फ्लूट हो तो वो फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने फेस किया है, तो कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, टीचर पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि सिलेबस वो शॉर्ट करते जा रहे हैं। अगर जैसे जैसे आपकी कोचिंग होता है, बहुत सारी कोचिंग है, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें क्या होता है कि भाई उनको पैसा तुमसे ज़्यादा लेंगे तो तुम जाओगे नहीं, और कम पैसा लेंगे, टाइम इनके पास कम रहता है, तो बहुत सारे सिलेबस को कॉम्पैक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पूछा जा रहा है उसको बताइए, जो कम पूछा जा रहा है उसको हटाइए सिलेबस को। तो ये सब पहले पढ़ाया जाता था, इन सब सारी चीज़ों को हटा दिया गया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक प्रकार सप्लीमेंट्री है, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा नंबर लाएं तो ये सब क्वेश्चन ईएसी हो, गेट तो बहुत कम पूछता है, ईएसी में कभी पूछता है, कई बार आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पीएसयू के एग्जाम्स है, इंटरव्यू है, वाइवा आपके कॉलेज का एग्जाम हो, इसमें रिमर्स वगैरह से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइप ऑफ रिमर्स। टाइप ऑफ रिमर्स में क्या है, तो सबसे पहले द प्रिंसिपल टाइप ऑफ रिमर्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल टाइप ऑफ रिमर कौन है, तो पहला है आपका हैंड रिमर्स, जो हाथ से मैंने बताया था एग्जांपल देखे कि रोड पे करते रहते हैं रिमिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो हैंड रिमर्स उसको कहते हैं। तो हैंड रिमर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें उसमें स्ट्रेट रह सकता है फ्लूट या टेपर रह सकता है। तो एक हैंड रिमर स्ट्रेट टाइप का हो गया और एक टेपर टाइप का हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, तो मशीन और चेकिंग रिमर, जो मशीन के थ्रू या चक के थ्रू, चक मतलब वही मसियाती वाला लेथ मशीन वाला चक, उसके थ्रू भी हम रिमर्स के ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या, उसमें भी कितने प्रकार होते हैं बात, तो ढेर सारे प्रकार होते हैं। जैसे नोज टाइप होता है रिमर, ठीक है, जो मशीन से काम आता है। फ्लूटेड होता है, वो भी मशीन से काम आता है। तीसरा सेल रिमर्स, सेल रिमर्स भी कई प्रकार, एक एक हम लोग देखेंगे। सेल रिमर्स, उसके बाद एक्सपेंसर रिमर्स, ये भी एक प्रकार का रिमर है, और एक है एडजस्टेबल रिमर्स। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे भी आगे के क्लासेज में, या फिर कहो कि आगे के वीडियोज में हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसा कैसा होता है। सबका डायग्राम मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, नहीं तो आप भी गूगल कर सकते हो। देखो गूगल में तो मैं तो यहाँ फोटो ही दिखा सकता हूँ आपको, वीडियो देखना है तो वीडियो तो मैं कहाँ से बनाऊंगा। ठीक है, मैं इंडस्ट्री में काम तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री में जाकर आपका वीडियो बनाऊँ। हाँ, अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे ही वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल वीडियो एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप खोजोगे तो इसका रिमर का आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो कलेक्शन ऑफ वीडियो जो कहीं कहीं से मैंने कलेक्ट किया है वीडियो को, एक जगह लाके मैंने प्लेस कर दिया है ताकि आप वहाँ ढूंढो तो मिल जाए। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी तुम ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बस वहाँ पे है कि भाई सिस्टमेटिक जो आपको पढ़ने वाला है वही सब चीज़ रखा गया है, बाकी चीज़ को हटा दिया गया। तो वहाँ पे जरूर उस वीडियो को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कोशिश करूँगा कि लिंक दे दूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग रीमिंग ऑपरेशन को देखते हैं। रीमर हमने खूब देख लिया, अब रीमिंग ऑपरेशन को देखते हैं क्या है भाई। तो क्या टू मीट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, रीमिंग ऑपरेशन क्यों करते हैं, तो हमारा क्वालिटी इंप्रूव करना है। होल तो हो गया है पर होल बढ़िया दिखे, अच्छा दिखे, चिकना दिखे, ठीक है, चकाचक दिखे, उसको हम कहते हैं क्वालिटी मेजरमेंट। ठीक है, या क्वालिटी रिक्वायरमेंट। हमारा भाई पैसा जितना दोगे उतना बढ़िया हम चकाचक करके देंगे। ठीक है, क्योंकि रीमिंग तो आपको दिखेगा तो है नहीं, आपको तो होल चाहिए था, लेकिन चाहिए कि चकाचक होल चाहिए, कहीं फंसे नहीं उंगली अंदर बाहर करें तो। ठीक है, तो नहीं फंसेगा तो चिकना करके ना देना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो आगे क्या है भाई, इंक्लूडिंग बोथ फिनिश एंड एक्यूरेसी। सरफेस फिनिश भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए। कहा गया 5 mm का होल बनाइए, तो हम 4.9 का ना बनाएं या 5.1 का ना बना दें। ठीक है, तो उसके लिए भी हम रीमर्स का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा काट करके बढ़ाओ, नहीं तो एक बार में ज़्यादा कट गया तो लेने के देनी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किस किस काम में आता है रीमिंग ऑपरेशन, तो एक होता है फिनिशिंग और एक्यूरेसी के लिए आता है। ठीक है, यानी टॉलरेंस ऑन डायमीटर, डायमीटर में जो टॉलरेंस है उसको मिनिमाइज कर सकता है वो। जो राउंडनेस है, स्ट्रेटनेस है, और एब्सेंस ऑफ बिल माउथ एट एंड ऑफ होल्स। ठीक है, जो एंड ऑफ होल, जो होल यहाँ पे खत्म होता है तो यहीं पर तो सबसे ज़्यादा, अगर किसी होल में उंगली डाले होगे तो तुमको यहीं पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फंसता होगा उंगली।
ठीक है। यहाँ पे आपको हाथ कट भी जाता हो, कई बार अगर होल में तुमने डाला है उंगली और हाल में अगर उसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन हुआ है और तुमने होल में उंगली डाल दिया तो यहीं पर सबसे ज़्यादा कटने का चांस रहता है, उंगली कटता ही करता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग उतना बढ़िया से करके नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना करके देंगे, उसको कम से कम होल का जो एंड्स है उसको हम लोग बढ़िया करेंगे ना। इसको रेती से रेत देता है, ठीक है, रेती से रेतना का मतलब समझते हो, ठीक है, रेती जैसे समझ लो कि ग्राइंडिंग कर दिया, ऊपर से ग्राइंडिंग कर देता है, ठीक है, रगड़ के ग्राइंडिंग, हैंड ग्राइंडिंग जिसको कहते हैं वो, ठीक है, वो करके इसको इसके जो एज है, शार्प एज है, उसको हटा देता है ताकि वो किसी प्रकार का आपको डैमेज ना करे, ठीक है। तो रीमर मस्ट हैव एडजस्टेबल सपोर्ट फॉर द कटिंग एज, ठीक है, जो रीमर्स होना चाहिए मस्ट हैव एक एडुक्वेट सपोर्ट, ठीक है, नहीं तो वो रीमर्स टूट जाएगा। रीमर्स बहुत कमज़ोर होते हैं, ड्रिल बिट भी देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा टूटता है, क्रैक कर जाता है, ठीक है। फॉर द कटिंग एज के लिए आपको मस्ट एडिक्वेट सपोर्ट चाहिए आपको, एंड रीमर्स डिफ्लेक्शन मस्ट बी मिनिमम। रीमर में कोई भी डिफ्लेक्शन है, देखो एकदम लंबा रीमर है, थोड़ा सा ही मुड़ा ना पटाख से कड़ाक से उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड मटेरियल का बना होता है, ब्रिटल होता है, थोड़ा सा भी मुड़ा तो वो डक्टाइल तो है नहीं, पट से उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको भाई जितना हो सके डिफ्लेक्शन को हम मिनिमाइज कर सकें उतना बढ़िया, ऊपर से उतना तेज रफ्तार वो काम कर रहा होता है, थोड़ा सा भी फंसा तो पट से उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं। देखो रीमिंग ऑपरेशन करो ना तो स्पीड कम रखो भाई, स्पीड देखो, जब कोई भी सरफेस फिनिशिंग का प्रोसेस होता है तो स्पीड उसमें कम ही रखते हैं, ज़्यादा तेज रखेंगे अच्छे से एक्यूरेसी नहीं आएगी बढ़िया से, थोड़ा सा भी हिल डोल हुआ तो काट कुट ले जाएगा वो पूरा मटेरियल को, और सारा हमारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से काम कीजिए, देखो सावधानी से काम किया जाता है, सरफेस फिनिशिंग देना है तो स्थिर से शांति से धीरे धीरे कीजिए, ठीक है। तो रीमिंग स्पीड जो होता है जनरली क्या होता है, तो 2/3 होता है, जो आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हो उसका 2/3 भाग होता है आपका रीमिंग ऑपरेशन, यानी कि इसका स्पीड थोड़ा सा उससे कम होता है, ठीक है। फॉर द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल पे काम कर रहे हैं तब, ठीक है, हो सकता है भाई सॉफ्ट मटेरियल रहेगा तो उसमें बढ़ घट सकता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि वह ड्रिलिंग किए हो उसी मटेरियल में जस्ट उसके बाद रीमिंग कर रहे हो तो भैया रीमिंग का स्पीड तुम्हारा 2/3 होना चाहिए ड्रिलिंग के स्पीड से, और इसको याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जाता भी है। However, for close tolerance and the fine finish, assist should be slower, और तुमको और क्लोज टॉलरेंस देना है, ठीक है, और तुमको रखना है कि एकदम सरफेस फिनिशिंग बढ़िया रहे, ठीक है, कोई ज़्यादा टॉलरेंस में समझते हो ना, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहे साइज में, ठीक है। अगर उसने 5 सेंटीमीटर खोजा तो एग्जैक्टली 5 mm का खोजा है डायमीटर, तो 5 में एग्जैक्टली तो नहीं बना सकते, पर बहुत कम का हो, ठीक है, यानी 0.1 या 0.2 इतना mm में रहे एक्यूरेसी आपका, ठीक है, तब कहता है कि ठीक है, नहीं तो भैया अगर 5.1 कर दिए 5.2 कर दिए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तो बढ़ ही गया वो, ठीक है। तो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो टॉलरेंस अगर बहुत ही मिनिमम कर रखना है, ठीक है, फाइन फिनिशिंग देना है आपको तो स्लो और स्पीड जितना स्लो हो सके उतना रखो, पर जनरली क्या रखते हैं, मैं तो 2/3 रखते हैं, पर कोई सा ऐसा लिखा पढ़ी नहीं है तो 2/3 रखिए, पर एक बताया जाता है कि भाई तुम काम करने जाओगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलेगा ना, तो आपको कहा जाता है तो 2/3 आप रखिए, पर उससे भी अगर आप फाइन फिनिशिंग दे रहे हो तो और ज़्यादा आप स्पीड धीरे धीरे करिए काम को, ठीक है। तो स्पीड शुड भी स्लो है, स्पीड कम से कम होना चाहिए, ठीक है। फीड्स आर यूजुअली मच हायर देन दोज फॉर द ड्रिलिंग एंड डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ठीक है। ड्रिलिंग तो भैया होल तो पहले से होल है ही है, तो पट 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 अंदर बाहर करते रहो, उसमें फिनिश देते रहेगा, ठीक है। तो फीड आप ड्रिलिंग तो ड्रिलिंग में तो भाई ड्रिल होवे नहीं, छेदे नहीं है, तो बहुत तेजी से तो अंदर तुम मूव कर नहीं सकते हो, मूव करोगे फट जाएगा, टूट जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन होल हुआ है और डायमीटर भी रीमर्स का उतना ही रहता है, थोड़ा सा मटेरियल काटना था, पट पट अंदर डाल सकते हो तुम, ठीक है। तो रीमिंग ऑपरेशन धीरे, फीड आप जल्दी दे सकते हो, स्पीड कम रखो पर फीड अधिक से अधिक रखिए, ठीक है। फीड जितना हाई रखिए उतना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फीड आर यूजुअली मच हायर देन दोज ऑफ द ड्रिलिंग एंड डिपेंड्स ऑफ द मटेरियल, हाँ मटेरियल पर डिपेंड करता है, अगर कोई हार्ड मटेरियल को आप काट रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत तेजी से करोगे तो आपका जो रिमिंग जो टूल्स है उसको वो डैमेज हो सकता है, उसका कटिंग एज डैमेज हो सकता है ज़्यादा, अगर आपने ज़्यादा डेप्थ कट दे दिया यानी फीड दे दिया उसमें। तो अगला क्या है भाई, तो अगला है रिकमेंडेड कटिंग फ्लूइड आर द सेम एज दोज ऑफ फॉर ड्रिलिंग। कहोगे कोई पूछ दे आपसे कि सर इसमें रीमिंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड कौन सा इस्तेमाल होगा, तो जो ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता था, और ड्रिलिंग तो हम लोग डिटेल में पढ़ा ही चुके हैं, तो भैया उसको भी पढ़ने के लिए कुछ छोड़ेंगे ना, सब कुछ चीज़ें बता देंगे तो उसको वीडियो को कोई देखेगा, यही वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं, रीमिंग के बारे में आगे देखते हैं क्या है भाई। तो रीमर्स लाइक ड्रिल्स शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम डूल, ठीक है। द chamfer must be reground long before it exhibits excessive wear, ठीक है। शेपिंग
sharpening is usually restricted to the starting taper or chamfer. Each flute must be ground exactly evenly or the tool will cut oversize. तो आपको समझ में आ गया कि जो आपका रीमर्स है, ठीक है, रीमर्स जैसे कि आपका ड्रिल होता है, उसको हम क्या करते हैं भाई, तो उसको हम कुछ देर के लिए ड्रिल छोड़ते हैं। ड्रिल माने होता है कि भैया रेस्ट में उसको छोड़ते हैं, गर्म ऐसे भी उसको छेद करना, गर्म हो जाता है तो उसको ड्रिल छोड़ देते हैं। लेकिन हम रीमर्स को उस प्रकार से नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। रीमर को हम कोशिश करते हैं कि वो रेस्ट में ना रहे, ठीक है, वो ड्यूल ना छूटे, ठीक है, वो तेज़ी से हम उसका ऑपरेशन करते हैं बहुत फास्टली, तो मैंने बताया ही आपको पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीमर टेंड्स टू चैटर व्हेन नॉट हेल्ड सिक्योरली व्हेन द वर्क और वर्क होल्डर इज लूज। कब कब चैटर दे सकता है, ये याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है इससे, आपके कॉलेज के एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो रीमर चैटर कब देता है या दे सकता है, ठीक है, जब नॉट हेल्ड सिक्योरली, बढ़िया से आप सावधानी से इसको हैंडल नहीं करें तब चैटर देगा वो। व्हेन द वर्क और वर्क होल्डर इज लूज, जिससे उसको अपने होल्ड कर रखा है, ठीक है, ड्रिल मशीन में जो आपने उसको फिट किया है वो अगर तुमने बढ़िया से फिटिंग नहीं किया है तो वहां पे चैटर देगा। और व्हेन द रीमर इज नॉट प्रॉपर्ली ग्राउंड, और अगर आपने रीमर को ग्राउंड अगर बढ़िया से नहीं किया है तब भी वो चैटर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इरेगुलरली स्पेस्ड टीथ में हेल्प रिड्यूस चैटर। चैटर से बचने का क्या उपाय है, तो कह रहा इरेगुलर स्पेस्ड टीथ, ठीक है, ये बनावट में आता है कि अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो टीथ दे रहे हैं वो एक ही रेगुलर इंटरवल मत दीजिए। रेगुलर इंटरवल में समझ रहे हो कि अगर हमारा ये अगर आपका ड्रिल बिट है तो यहाँ यहाँ इस पर चारों तरफ से गोल से दिया रहता है, ठीक है, पैरल, तो कह रहा है जो गैपिंग है वो सेम मत दीजिए। सेम क्या होता है ना, रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा कि जैसे झुलवा में होता है कि एक बार आपने झुलवा इधर जा रहा है हल्का सा मार दिया, फिर से इधर आ रहा था फिर से मार दिया, फिर से आ रहा था फिर से मार दिया, ठीक है, फिर इधर आ रहा था फिर आपने मार दिया इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जा रहा है तो जानते हो कि बहुत तेजी से ऐसे मूव करने लगता है। तो चैटर में भी अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पर जुड़ते जाएगा ना तो चैटर का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसका जो क्या कहते हैं उसको, जो पूरा जो वेवलेंथ है, ठीक है, एक चैटर का वो बढ़ जाएगा, बहुत तेज होने लगेगा चैटर, बहुत ज़्यादा होने लगेगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वाइब्रेट करने लगेगा वो जुड़ते। तो कोशिश रहना चाहिए कि भैया जो इरेगुलर स्पेस्ड होना चाहिए टीथ, ठीक है, में हेल्प द रिड्यूस चैटर, उससे चैटर थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम लोग। अदर कर्स फॉर चैटर इन रीमिंग आर टू रिड्यूस द स्पीड, क्या करें, स्पीड को आप कम कीजिए। वैरी द फीड रेट को वैरी करते रहिए। चैम्फर द होल ओपनिंग को चैम्फर कीजिए, ठीक है, उसको पूरा सपाट कर दीजिए, वो जो है उसी का बज रहा है होल के समय, होल का जो एंडिंग होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा बजता है। यूज ऑफ पायलोटेड रीमर का आप इस्तेमाल कीजिए। पायलोटेड रीमर हमने दिखाया था, 2 प्रकार का रीमर दिखाया था शुरुआत में, याद कीजिए, ठीक है। 2 प्रकार का रीमर से हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे देखो 2 प्रकार का रीमर है, यही है पायलोटेड रीमर। क्योंकि शुरुआत में ये कटिंग एज जाएगा ना, तो जो उसका तो तुम्हें लगा होगा कि सर ये क्यों बना रखे हैं कटिंग एज, यहाँ बीच में क्यों बनाए हो, तो जाहिर सी बात है कि जब होल में तुम अंदर डालते हो ना तो कटिंग एज फंसेगा ना, तो उसका होल के पे क्या रहता है, शार्प एज रहता है, तो फंसेगा तो बहुत ज़्यादा चैटर करेगा। देखते हो कि ड्रिलिंग करता है तो शुरुआत में करता फिर अंदर चला जाता है तो बड़ा स्मूथली काटता है, तो शुरुआत में दिक्कत करता है। शुरुआत में इसलिए हम लोगों ने कटिंग एज नहीं रखा है कि शुरुआत में कटिंग एज फंसेगा तो कटिंग एज टूटेगा, तो बढ़िया से एक बार घुस जाए उसके बाद कटिंग एज के साथ सामना हो उसका, ठीक है। इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप पायलोटेड रीमर का इस्तेमाल कीजिए, इससे क्या होगा भाई, तो जो आपका चैटर है वो कम जाएगा। रिड्यूस द रिलीफ एंगल आप देते हो, ठीक है, आप क्या देखो, मैन्युफैक्चरर देगा, यानी कि हम ही लोग इंजीनियर बनेगा तो मैन्युफैक्चरर बनेगा, रीमर बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर रिलीफ एंगल जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए ऑन द चैम्फर, ठीक है, जो चैम्फर पे आपका रिलीफ एंगल है वो कम से कम होना चाहिए। और चेंज द कटिंग फ्लूइड को भी आप बदल के देख सकते हो, उससे भी चैटर कम सकता है, कम बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी मिस एलिजमेंट, ठीक है, बढ़िया से तुमने उसको अलाइन नहीं किया है बिटवीन द वर्क पीस एंड द रीमर विल कॉज चैटर एंड इम्प्रॉपर रीमिंग। अगर बढ़िया से आपने देखो, अगर होल ऐसा है और तुमने रीमर को ऐसे डाल रखा है,
थोड़ा सा उसको दिखेगा नहीं। यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको अलग कर रखा है, उसको टेढ़ा कर रखा है। लेकिन अगर आपने बढ़िया से इसको एक ही एक्सिस में डाला है तो बढ़िया से चैटर नहीं करेगा, पर थोड़ा सा भी तिरछा विरछा कर दियो तो जाहिर सी बात है चैटर करेगा वो, ठीक है। और यही कारण होता है कि मशीन में फिक्स होता है, पर फिर भी आपने बढ़िया से होल वगैरह नहीं रखते हो, या पहले से जो होल किया हुआ है वही होल देखते हो कि अगर तिरछा रखा है, मशीन तो आपको सही सबका है पर होल अंदर ही इसका तिरछा फिरछा है, तो उसके कारण चैटर करेगा। क्योंकि ड्रिलिंग मशीन नहीं है कि सीधे सीधे ड्रिल कर देगा, ठीक है। वो रीमर है, वो हल्का हल्का काटना है उसको, और बीच में इतना सारा मटेरियल आएगा तो चैटर करवे करेगा, तो इस कारण से भी चैटरिंग होता है। तो ये कुछ रीजन था कि भाई रीमिंग ऑपरेशन में चैटर कब होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए रोज रीमर, कुछ मैं रीमर के बारे में बता रहा हूँ जो भाई चैटर वेटर को रोक सकता है, तो ये आपका रोज रीमर है, ठीक है। कुछ रीमर के बारे में मैंने बताने के लिए आपको कहा था, तो ये आपका रोज रीमर है जो इस प्रकार का होता है। फोटो भी आपके सामने है, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है। क्या है भैया, तो रोज चेकिंग रीमर्स आर ग्राउंड सिलेंड्रिकल एंड हैव नो रिलीफ बिहाइंड द आउटर एज ऑफ द टीथ। आउटर एज ऑफ टीथ पे इस पर किसी प्रकार का रिलीफ नहीं होता है, ठीक है। ऑल कटिंग इज डन ऑन द बिवेल्ड एंड्स ऑफ द टीथ, ठीक है। तो ये स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल। इसमें जो अगर पूछा जाए रोज रीमर के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ घुमा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उम्मीद करते हैं आंसर दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चेकिंग रीमर, ठीक है। चेकिंग रीमर डायग्राम आपके सामने है, ये है आपका चेकिंग रीमर। क्या है, तो फ्लूट चेकिंग रीमर्स हैव रिलीफ बिहाइंड द एज, ठीक है, रिलीफ बिहाइंड द एज ऑफ द टीथ एज वेल एज बिवेल्ड एंड्स। दे कैन कट ऑन ऑल portions of the teeth. Their flutes are relatively short and they are intended for the high finishing cut. ये बहुत ज़्यादा फिनिश कट आपको करना है तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं चेकिंग रीमर का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेल रीमर। सेल रीमर का डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। सेप रीमर, इस पर सेल रीमर इस प्रकार के होते हैं। आप वीडियो वगैरह भी सर्च कर सकते हो, मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो आप। यूट्यूब पे भी अगर इसको आपको देखना है तो आप कई प्रकार के आप, या फिर आप गूगल पे जाके कई प्रकार के इमेजेस भी सर्च कर सकते हो। देखो पढ़ो तो थोड़ा सा रिसर्च भी करो, हर चीज़ पढ़ो, उसके थोड़ा में दिया जाएगा। आपको इंटरेस्ट है तो उसको सर्च कीजिए। जब तक आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे, स्पेशलिस्ट तब बनोगे जब उसमें तुम्हारी हॉबी जनरेट होगी, वो इंटरेस्ट जनरेट होगा, उसको सर्च करोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बाद रिसर्च करोगे, तब जाके उसमें तुम स्पेशलिस्ट बन जाओगे और उसमें कोई भी जॉब तुम आराम से ले सकते हो। क्योंकि नॉलेज है तो भाई जिसको जरूरत हो तुमको पास खुद आएगा, ठीक है, पर उसमें स्पेसिफिक नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। अगला क्या है, सेल रीमर। तो कह रहा सेल रीमर ऑफ्टन आर यूज्ड फॉर द साइज ओवर 20 mm टू सेव कटिंग टूल मटेरियल, ठीक है। कटिंग टूल मटेरियल को सेव करने के लिए हम 20 mm से ज़्यादा हमको करना है तो हमको इसके लिए क्या करते हैं, सेल रीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। द सेल, अगर इसकी सेल की बात करते हैं, मेड होता है HSA से, हाई स्पीड स्टील से, फॉर द स्मॉल साइज एंड विथ। अगर आप स्मॉल साइज में करना है तो आपको HSA का काम चला सकते हो, लेकिन ये दूसरे मटेरियल का भी बना होता है, जैसे कार्बाइड एज भी होता है इसका, जो कि लार्ज साइज के लिए यूज में होता है और मास प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये टेपनिंग। टेपनिंग क्या होता है भाई, तो टेपनिंग इज द एनुलर ग्रूव प्रोडक्शन ऑपरेशन विच लीव अ सॉलिड सिलेंड्रिकल कोर इन द सेंटर इन टेम्परिंग कटिंग कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कटिंग एज प्लेस्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल यूज्ड टू प्रोड्यूस द एनुलर ग्रूव, ठीक है। तो मेन इसमें आपको याद ये रखना है कि अगर आपको एनुलर ग्रुप बनाना है तो आपको टेपनिंग ऑपरेशन यूज में आता है और टेपनिंग टूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यही था इसमें, मैंने जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी था वो भी आपके सामने दे दिया। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो जिसको जो कम इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने टाइम कम दिया है, लेकिन फिर भी आपका 45 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैंने कंटेंट सारा रख दिया आपके सामने, ठीक है। हाँ, मैंने टाइम उस पर कम दिया है तो आप भी उस पर टाइम कम दीजिए, जो एग्जाम में आने के चांसेस कम है। लेकिन इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। अगर उसको सर्च करना चाहता है, उसको बारे में जानना चाहता है तो वो जैसे सर्च करेगा उसको मिल जाएगा कंटेंट। अगर चाहता है कि मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट में मुझे लिख भी सकता है, उस पर सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। इस वीडियो को बड़ा करने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंटेंट खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आप ईयर बता दीजिएगा कि आप IES में आया हुआ क्वेश्चन है 1999, देखो क्वेश्चन आता है, ठीक है, आया है।
तो आगे भी आ सकता है। हाँ, सिलेबस से हटाता घटाता रहता वो अलग बातें हैं, लेकिन देखो सिलेबस से कितना भी ऐसी हटाया, जो यूपीएससी है वो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन देगा कोई नहीं जानता है। तो पहले भी आया है, आगे भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईयर के साथ बताइए कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर दिए। सारा आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 1999 में आया था, इसका जवाब दीजिए आप, ठीक है। ये आईएएस 1993 में आया था, इसका आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप, ठीक है। अगला जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो बोरिंग देखने वाले हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में। वो जाहिर सी बात है वो भी 1 घंटे का लेक्चर होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। उस वीडियो में अभी सबसे आखिरी वाला वीडियो में, तो आप कमेंट में जवाब देते जाइए, क्योंकि वीडियो बहुत लेट से अपलोड होता है, तो आपके कमेंट आने से पहले अगर जवाब आ जाएगा तो फिर सही मज़ा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश होना चाहिए कि सब भी बच्चे आराम से देख लें, सब लोग का कमेंट आ जाए, उसके बाद इसके आंसर्स आपको जो प्लेलिस्ट अंत होगा सारा चीज़ पढ़ा देंगे, तो उसके बाद सारे का आंसर एक जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। आपसे आग्रह है भाई कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक से क्या होता है, रैंकिंग वीडियो का अच्छा होता है और बाकी बच्चों तक पहुँचता है वीडियो, ठीक है। वरना यूट्यूब का एल्गोरिथम ही अलग है, ठीक है। एजुकेशनल वीडियो है तो जाहिर सी बात है, वीडियो जब तुमको ये यूट्यूब शो करेगा तब तो तुम देखोगे नहीं, तुमको 1 घंटे का जब भी टाइम लगेगा, पढ़ने का टाइम लगेगा तभी जाकर देखोगे, और यूट्यूब को लगता है कि यार देखा नहीं, यानी कि वीडियो में कोई दम नहीं है, तो उसका रैंकिंग खराब कर देता है, तो वीडियो किसी के पास पहुंचता नहीं है। वीडियो पहुंचेगा नहीं किसी के पास, यानी कोई देखेगा नहीं, ठीक है। कोई देखेगा नहीं तो वीडियो ऐसी पड़ा रहेगा, और कोई देखेगा नहीं तो हम बनाएंगे नहीं। तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि भाई लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो जो डिले हो जाता है वो इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग इसको दूर दूर तक पहुंचा नहीं पाते या नहीं पहुंचाते, सिर्फ पढ़ के हमारा काम तो पढ़ना है, हमको फुर्सत कहाँ है इतना। अरे भाई इतना थोड़ा ना है यार। और ये भी तो सोचो कि तो अगर तुम दूसरे के साथ शेयर करोगे तो वो भी तो कोई कंटेंट तुम्हारे साथ शेयर करेगा। तुम्हारे पास इतने सारे ग्रुप होते हैं एजुकेशन वाले, व्हाट्सअप होता है तुम्हारा, वहाँ पे बस शेयर कर दो, ठीक है। कॉलेज का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप पे तुम्हारे फ्रेंडों का ग्रुप होता है, सब पढ़ने वाले भी ग्रुप होता है, तो उसके साथ आप बस इसको शेयर कर दिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं समय नहीं बढ़ाता हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बोरिंग, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।